आज आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देखने के बाद ये सब क्लास देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रियम्बल का ये तीसरा वाला क्लास है, प्रस्तावना का तीसरा वाला क्लास है, सब कुछ हमने वहां पर दे दिया है। कुछ चीज़ें, कुछ शब्दावलियों को लेकर के यहाँ पर डिफाइन करना है, मैं धीरे धीरे करूंगा, लेकिन जाकर के उसके बैकग्राउंड को तो देखें, उसकी उत्पत्ति को देखें, क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, सब कुछ देखने के बाद ये क्लास देखेंगे तो आपको एक क्रोनोलॉजी मिलेगी, आपको एक जो है तारतम्यता मिलेगी, आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, देन एक क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगा। खैर, प्रस्तावना को लेकर के काफी सारी बातें हमने कर दी हैं, जाकर के उसको देखने के बाद एक क्लास देखेंगे फिर ज्यादा समझ में आएगा। आते हैं अपने टॉपिक पे। प्रस्तावना को लेकर के हमने कुछ बातें की थी और उन बातों में एक चीज हमने बताया था, थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं। बैकग्राउंड ये बताया था कि ये प्रस्तावना राज्य और व्यक्ति इन दोनों के मध्य संबंध को शो करता है, इन दोनों के मध्य संबंध को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। तो एक तरफ आपको याद होगा कि मास्टर ने एक तरफ आपको राज्य लिखा था एक ड्राफ्टिंग में, और दूसरी तरफ आपको लिखा गया था व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। क्या लिखा गया था बाबू? व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। और इस जो है मूल्यात्मक, इस व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा के अंतर्गत आपको 4 पार्ट हमने किया था। ठीक है, अब एक काम करना, जरा ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि सब कुछ आपका आ जाए। ठीक है, राज्य। अब इस राज्य में हमने 2 पार्ट किए थे। एक पार्ट शक्ति का स्रोत किया था, क्या? शक्ति का स्रोत किया था। और दूसरा पार्ट किया था राज्य की प्रकृति, राज्य की प्रकृति। और ये राज्य की प्रकृति आपका जो है टॉपिक इतने समय चल रहा है। और मजे की बात है कि इस जो है राज्य के शक्ति के स्रोत में हमने बताया कि इस शक्ति का स्रोत किस में निहित होगा? जनता। जनता अर्थात हम भारत के लोग में निहित होगा, हम भारत के लोग में निहित होगा। तो यहां से प्रस्तावना की आपकी शुरुआत होती है। इस शब्द को हमने डिफाइन कर दिया है, जाकर के उस क्लास को देखेंगे तो एक क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना? बाकी राज्य की प्रकृति, और राज्य की प्रकृति हमने 5 प्रकार की राज्य की प्रकृति बताई थी। इसमें कौन कौन सा? एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का बताया गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और दूसरा समाजवादी। और तीसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। फिर चौथा है लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक। और पांचवा है गणराज्य। पांचवा क्या है? गणराज्य। तो ये जो पांचों प्रकृति है, इस पांचों प्रकृति को आपको क्या करना है? याद करना है। अब इस पांचों प्रकृति का अर्थ क्या होता है? ये सारा चीज अभी चल रहा है। हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न खत्म कर दिया है, समाजवादी पूरी तरह खत्म हो गया है, पंथ निरपेक्ष खत्म हो गया है, लोकतांत्रिक या लोकतंत्र और गणराज्य ये आज का टॉपिक रहेगा, ये आज का आपका टॉपिक चलेगा। फिर यहां पर और भी सारी चीजें, आज प्रस्तावना पूरा खत्म करना है, ज्यादा नहीं खींचना है। न्याय। फिर हमने लिखा था कि न्याय, व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा। किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कब करेंगे? किसी राज्य के भीतर या फिर के देश के भीतर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन या नागरिकों का मूल्यांकन होगा कि उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं, उनको स्वतंत्रता मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही, उनके भीतर या राज्य के भीतर समानता या वो प्रतिष्ठा के साथ जीवन यापन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये करने के बाद हम व्यक्ति की मूल्यात्मक चीजों पर पहुंचते हैं, फिर रिपोर्ट जारी करते हैं। इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया मूल्यात्मक अवधारणा। ठीक है ना? न्याय। फिर उसके बाद मास्टर ने बताया था कि स्वतंत्रता। क्या बाबू? स्वतंत्रता। फिर उसके बाद समता या समानता। फिर उसके बाद हमने बताया था बंधुत्व, बंधुत्व। ये सब पूरा डिटेल से चलाया जा चुका है। न्याय हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय बताए थे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या? स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता बताया था मास्टर ने। प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व,
को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दिनांक 26 नवंबर 1949, तो एक दिनांक आपको याद रखना है, दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपकी पूरी प्रस्तावना है। एक बार पढ़ के सुना देते हैं। संविधान की प्रस्तावना को दो भागों में आपके तोड़ा। जानते हैं आप कि राज्य और व्यक्ति के मत संबंधों को अभिव्यक्त करता है। तो जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को जब राज्य के आप पे आएंगे आप, तो राज्य की शक्ति का स्रोत जनता अर्थात हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए अपने देश के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की क्या स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की क्या समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाला क्या बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर दिनांक 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पूरी प्रस्तावना आपकी है। लेकिन समझना जरा, हमने एक एक शब्द आपको डिफाइन किया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द क्या होता है? पूरी तरह। बस इतना ही बता दें कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों को करने के लिए स्वतंत्र, किसी विदेशी सत्ता के अधीन कोई काम नहीं करेगा। इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द कहते हैं। समाजवादी शब्द को लेकर के बताया कि देश में जो भौतिक संसाधन होते हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होता है, भौतिक संसाधनों का संवितरण होगा। समाजवादी शब्द का जो उद्देश्य होता है वो वेलफेयर होता है, जन कल्याण होता है। यहां पर गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और भूखमरी को कम करने का प्रयास किया जाता है। ये समाजवादी शब्द। बाकी 39 बी और सी से भी आपको तुलना किया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से भी। पंथ निरपेक्ष बताया गया था कि राज्य का कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, बल्कि राज्य के भीतर जितने भी धर्म या पंथ होंगे सबको समान संरक्षण दिया जाएगा। ये क्या है? भारत का पंथ। भारत का जो पंथ निरपेक्ष है एक सकारात्मक पंथ निरपेक्ष है। बाकी यूरोप से किस प्रकार चर्च और राज्य की तुलना करके और सेकुलर शब्द को भारत में अडॉप्ट किया गया, सारी अगर गाथा इतिहास सुनना हो तो जाकर के पिछला वीडियो आप देखें। आज बारी है लोकतंत्र की। एक हेडिंग डालिए जरा, लोकतंत्र। हेडिंग डालिए बाबू, लोकतंत्र। ये लोकतंत्र क्या है जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं? डेमोक्रेसी अभी समझना जरा। लोकतंत्र जब शासन प्रशासन में जनता का हर एक वर्ग, जब शासन प्रशासन में जनता का हर एक वर्ग अपनी भागीदारी को महसूस करे, ऐसी जो शासन पद्धति होती है, ऐसी राज्य की जो अवधारणा होती है, ऐसी जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, उसको हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र का तो सही अर्थ होता है जनता का शासन। क्या बाबू? जनता का शासन। शासन मतलब कि इसका सीधा सा अर्थ है, सीधा सा अर्थ अगर हम कहें तो ऐसी शासन पद्धति, ऐसी शासन पद्धति जहां जनता का हर वर्ग, जनता के हर वर्ग से आशय है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, जैन हो या बौद्ध हो, चाहे वो जो है थर्ड जेंडर हो, चाहे जो है वो एससी हो या एसटी हो, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो, चाहे जो हो, चाहे वो जनजाति हो, जनता का हर एक वर्ग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को महसूस करे और उसी के अनुसार शासन प्रशासन संचालित हो, उसी के अनुसार विधि का निर्माण हो और उसी के अनुसार वो लागू हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? जनता का शासन। और जनता के शासन को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है ना? तो जब ऐसी शासन पद्धति जहां जनता का हर वर्ग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को महसूस करता है, उसे लोकतांत्रिक शासन पद्धति कहते हैं। अभी एक चीज समझना जरा, ये लोकतंत्र आपने जाना कि जहां पर जनता का शासन हो। अभी एक बात आप बताना जरा, ये अपना प्यारा सा भारत, और इस प्यारे से भारत में जो जनसंख्या है ना, इस जनसंख्या को अगर आप देखें तो 140 करोड़ की जनसंख्या है। मेरे प्यारे भारतवासियों, 140 करोड़ जनसंख्या का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें मजे की बात है कि विविधता भी है।
यहां पर आपको हिंदू भी मिल जाएगा, यहां पर आपको मुस्लिम भी मिल जाएगा, यहां पर आपको ईसाई भी मिल जाएगा, यहां पर आपको जैन, बौद्ध, सिख इत्यादि सारे धर्मों के लोग मिल जाएंगे। यहां पर आपको ओबीसी भी मिल जाएगा, जनरल भी मिल जाएगा, एससी एसटी भी मिल जाएगा, यहां पर आपको महिला भी मिल जाएगा, पुरुष भी मिल जाएगा, थर्ड जेंडर भी मिल जाएगा। समस्या क्या है, ये जो यहां पर कल्चरल कई कल्चर के लोग मिल जाएंगे, कई संप्रदाय, यहां पर शैव भी मिल जाएगा, वैष्णव भी मिल जाएगा, शाक्त भी मिल जाएगा। यहां पर कई संप्रदाय, कई संस्कृति, कई जाति, कई भाषा, कई समुदाय और कई प्रकार के लिंग का जो है क्या होता है, समावेश है। 140 करोड़। अब एक बात बताइए, 140 करोड़ यहां पर डायरेक्टली जनता का शासन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, समझिएगा जरा, नहीं हो सकता है। तो क्या किया गया, हमने जनता के जो शासन को एक दूसरा रूप दे दिया, इसी शासन पद्धति को दूसरे शासन पद्धति के रूप में एडॉप्ट किया, जिसको हमने कहा प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधि शासन। और ये जो प्रतिनिधि शासन है, ये प्रतिनिधि शासन क्या है कि जनता अपनी आवश्यकताओं और अपनी मांग और अपनी विचारों के अनुरूप अपने प्रतिनिधि का क्या करती है, चुनाव कर लेती है, और इन्हीं के प्रतिनिधि जाकर के पवित्र उस वैधानिक संस्था संसद में जाकर के और राज्य की विधानसभाओं में जाकर के हमारी जनता के अनुरूप शासन का, कानून का निर्माण करते हैं। तभी तो अगर डेमोक्रेसी को लेकर के किसी प्रकार की आवाज उठती है तो हमारे प्रतिनिधि आवाज उठाते हैं। अगर धरना प्रशासन को सपोर्ट करना होगा तो हमारे प्रतिनिधि आवाज उठाते हैं। अलग बात है कि इस पर राजनीति होती है। तो हमारे जो प्रतिनिधि हैं एक लोकतंत्र की भावना का मूल स्वरूप है, मूल केंद्र है। हमारी जनता के अनुरूप, जनता के विचारों के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप, जनता की मांग के अनुरूप जाकर के संसद और राज्य विधानमंडल में कानून का निर्माण करते हैं। ये क्या है, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है। क्यों हमने इसको अपनाया, इसलिए लोकतंत्र कहता है कि डायरेक्टली शासन नहीं हो सकता 140 करोड़ लोगों का। डायरेक्टली ये लोग बैठ करके, जहां पर ढेरों सारी सांस्कृतिक विविधता हो, धार्मिक विविधता हो, जातिगत विविधता हो, जहां पर मनोवैज्ञानिक विविधता हो, तमाम प्रकार की विविधता वाले व्यक्ति बैठ करके कानून का, शासन का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सारे लोगों की बातों को नहीं माना जा सकता है, ना तो इतना बड़ा किसी प्रकार का संसद बनाया जा सकता है कि सारे लोग कलेक्ट हो जाएं। इसीलिए हमने अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर लिया और प्रतिनिधि को अपने भेज दिया कि जाकर के हमारी आवश्यकता के अनुरूप क्या करें, आप शासन का निर्माण करें। और इसी को हमने क्या कहा, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहा। एक काम करना जरा, थोड़ा सा और आना जरा, लोकतंत्र। अब थोड़ा सा बातचीत करते हैं, डिटेल से बातचीत कर ले। ये जो लोकतंत्र है ना बाबू, ये लोकतंत्र, अरस्तु का नाम सुना है, अरस्तु का नाम। इस अरस्तु ने क्या किया कि 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया। कितने देशों का, 158। अरस्तु ने 158 देशों का क्या किया, अध्ययन किया। और इन्होंने कुछ देशों को पाया, कुछ देश को ऐसा पाया जहां एक व्यक्ति शासन कर रहा है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है। कुछ ऐसे देशों को इन्होंने पाया जहां पर, इसका लिख लीजिए, एक व्यक्ति शासन, एक व्यक्ति शासन कर रहा है। इन्होंने कुछ ऐसे देशों को भी पाया जहां पर कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं। क्या, कुछ व्यक्ति शासन कर रहे हैं। और अरस्तु ने कुछ ऐसे देशों को भी पाया जहां पर पूरी जनता शासन कर रही है, सभी जनता, सभी लोग या जनता पूरी शासन कर रही है। अब एक चीज समझना जरा, अरस्तु ने क्या कहा कि ये जो एक व्यक्ति शासन कर रहा है उसको अरस्तु ने नाम दिया, राजतंत्र का नाम दिया। क्या दिया बाबू, राजतंत्र। वो कैसे देश होते हैं, राजतंत्र होते हैं। जहां पर एक व्यक्ति का शासन हो, जहां पर एक राजा का शासन हो, उसको क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। और इसी के माध्यम से कार्यपालिका, इसी के माध्यम से विधायिका और इसी के माध्यम से जो है न्यायपालिका संचालित होती है। मतलब सरकार के तीनों अंगों का जो स्वरूप अंतर्निहित हो राजा में, तो उसको हम क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। ठीक है ना। फिर यहां पर व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्ति का शासन, और कुछ व्यक्ति के शासन को अरस्तु ने क्या कहा, कुलीन तंत्र कहा। क्या कहा, कुलीन तंत्र, जिसको हम क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। यहां पर वही मोटा भाई टाइप लोग, कुछ हो सकता है कि व्यापारी वर्ग हो जाए, कुछ हो सकता है कि उच्च क्लास के लोग हो जाएं, कुछ हो सकता है कि अधिकारीगण हो जाए। ये मिल करके कुछ लोगों के द्वारा केवल जो मोटा भाई टाइप लोग होते हैं, चाहे वो कुछ जाति के लोग हों, कुछ धर्म के लोग हों, कुछ विशेष समुदाय के लोग हों, या कुछ व्यापारी हो या कोई भी हो, जब कुछ ही लोगों के द्वारा सारे लोगों पर शासन प्रशासन लागू कर दिया जाता है, लाद दिया जाता है,
तो इसको हम क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र। एक कुलीन लोगों का शासन होता है, कुछ लोगों का शासन। लेकिन जहां पर डायरेक्टली जनता का शासन होता है, जहां पर जनता का हर एक वर्ग शासन करता है, उसको अरस्तू ने नाम क्या दिया? लोकतंत्र नाम दिया। क्या नाम दिया बाबू? लोकतंत्र। तो जो ये नाम आप पढ़ रहे हो ना, जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, वहां पर क्या है? जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। अब एक चीज और समझना जरा, लगे हाथ इसको। जो लोकतंत्र होता है, ये लोकतंत्र आपको दो रूपों में दिखाई पड़ेगा। एक रूप है इसका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या है बाबू? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और एक स्वरूप इसका दिखाई पड़ेगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। एक काम करिए, पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र करिए। क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसका एक स्वरूप और दिखाई पड़ेगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहां पर डायरेक्टली जनता शासन करती है। यहां पर आपको प्रत्यक्ष तौर पर जनता क्या करेगी? शासन करती हुई मिल जाएगी। ठीक है ना? लेकिन यहां पर जनता शासन नहीं करती है, बल्कि जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रतिनिधि ये क्या करते हैं? शासन करते हैं। तो इसको हम प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इतनी बातें क्लियर? अब समझना जरा। जैसे जो अरस्तु बात कर रहे हैं, उतने समय जो पोलिस की जनसंख्या थी, पोलिस इसकी जो जनसंख्या थी ना, इसकी जनसंख्या लगभग 5 से 7 हजार हुआ करती थी। 5,000 से 7,000 हुआ करती थी। और यहां पर एक संस्कृति के लोग थे, एक भाषा के लोग थे, एक समुदाय और एक धर्म के लोग थे। और जब किसी एक विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हों, एक जो है धर्म को फॉलो करने वाले लोग हों, तो संभव है कि सारे लोगों का शासन हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि 140 करोड़ की जनसंख्या जहां पर ढेरों सारी विविधताएं हैं, वहां पर सारे लोग शासन कर पाए, तो ये असंभव है। क्या है? असंभव है। हां, लोकतंत्र की भावना, जनता की भावना के अनुकूल हमने शासन पद्धति को अपनाया, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज ए टॉप जो डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत का, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है। तो एक पुलिस की जनसंख्या, जहां पर आसान था कि यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता था, इसीलिए अरस्तु ने कहा उसको जो है डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां? जहां पर जनता डायरेक्टली शासन करे। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां? जहां पर जनता के प्रतिनिधि शासन करें। जैसे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो खास करके जो है लोकसभा में जाते हैं, वो लोकसभा में जो जाते हैं वो आप चुन करके भेजते हैं कि भैया हम आपको चुन रहे हैं, तो हमारे विचारों के अनुरूप, हमारी आवश्यकता के अनुरूप, हमारी मांग के अनुरूप जाकर के आप कानून का निर्माण करना, और कानून का निर्माण करके आप क्या करना? हमारी जो है विकास को सुनिश्चित करना। ये क्या है? जनता का शासन, जनता के प्रतिनिधि का शासन। और जनता के प्रतिनिधि का शासन मतलब कि सीधी सी बात हमारा शासन। जैसे सीधी सी बात, आप जो है कोई केस लड़ने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, कोई केस, आप अपना क्या करते हैं? वकील करते हैं। वकील आपकी बातों को रखता है, आपकी तरफ से लड़ता है, जीत आपकी होती है। तो एकदम सेम ही ऐसा है कि आपके प्रतिनिधि आपके तरफ से वो जा रहे हैं, शासन के लिए कानून का निर्माण कर रहे हैं, शासन पद्धति को तैयार कर रहे हैं, ताकि आपका विकास हो सके, आपकी भावना के अनुरूप जा रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जनता का शासन। क्या? जनता का शासन। इतनी बातें क्लियर? तो ये डेमोक्रेसी है कि जहां पर जनता का हर एक वर्ग शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी को महसूस करे, ऐसी शासन पद्धति को हम क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक शासन पद्धति। तो मुझे उम्मीद है कि भारत का जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या फिर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र है, क्यों है, ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है ना? चलते हैं, एक और शब्द लिखते हैं, गणराज्य। क्या? गणराज्य। यहां पर लिखना जरा, गणराज्य या फिर गणतंत्र। गणतंत्र, ठीक है। एक गणतंत्र क्या है? रिपब्लिकन क्या है? समझिएगा जरा। गणतंत्र का आशय सीधा सा है कि गणतंत्र के भीतर भारत का जो वैधानिक नाम है, ऑफिशियल नेम है ना, वो रिपब्लिकन ऑफ इंडिया है। क्या है? रिपब्लिकन ऑफ इंडिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के भीतर, इस गणराज्य के भीतर जितने भी नागरिक हैं, सबको समान अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा, सबको किसी भी पद पर निर्वाचित होने और चुने जाने का क्या होगा? अधिकार होगा। क्या कहलाता है? गणतंत्र। राज्य का जो प्रमुख होगा उसका जो है निर्वाचन होगा, वो निर्वाचन के माध्यम से जो है क्या? अपने पद को धारण करेगा। क्या है? गणतंत्र। अब उसका निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, ये अलग बात है, लेकिन वो निर्वाचन होकर के वहां पर अपने पद को धारण करना चाहिए। और राज्य का जो प्रमुख होगा वो कोई वंशानुगत नहीं होगा,
वो कोई वंशानुगत नहीं होगा, ना तो उसका मनोनयन होगा कि डायरेक्टली उसको भेज दीजिए, नहीं, चुन करके वो आएगा। तो जब किसी राज्य का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख वो जो है चुन करके आए, निर्वाचन हो करके अपने पद को धारण करे, तो उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। और ये जो पदधारी होगा, ये जो राज्य का प्रमुख होगा, वो जो है कोई वंशानुगत नहीं होगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि वंश वंश चला आए, ऐसा नहीं होगा, ना तो उसका मनोनयन होगा, बल्कि वो निर्वाचन के माध्यम से राज्य में अपने पद को धारण करेगा। ऐसी शासन पद्धति जो है वो गणतंत्रात्मक शासन पद्धति कहलाती है। लिखना जरा, जब जब राज्य का प्रमुख निर्वाचित होकर के अपने पद को धारण करता है, तथा धारण करता हो लिख लीजिए, ठीक है ना, धारण करता हो। दूसरा, राज्य प्रमुख मतलब कि सीधी सी बात, जो राष्ट्रपति है, बस ऐसा रखना, राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति हमारा निर्वाचित होता है, अलग बात है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, कोई वंशानुगत नहीं होता है, कोई मनोनयन इसका नहीं होता है, निर्वाचन होता है, ठीक है ना। अब समझना, जो राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख जो होगा, इस राज्य का प्रमुख का निर्वाचन होगा, इसका यह वंशानुगत नहीं होगा, ना ही मनोनीत होगा, और इसमें नेक्स्ट लिखना है, जरा यहां पर लिख लीजिए, राज्य के भीतर जितने नागरिक होंगे, सबको किसी पद को धारण करने का अधिकार होगा। इतनी बातें क्लियर? तो ये क्या है? गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र। इतनी बातें सारी आप लिख लीजिए कि राज्य का जो प्रमुख होगा उसका निर्वाचन होगा, उसका मनोनयन नहीं होगा, ना तो वो वंशानुगत होगा, और राज्य के भीतर जितने भी नागरिक हैं वो किसी भी पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, पद पर जा सकते हैं, उनका ये क्या होगा? राइट होगा, अधिकार होगा। ये क्या कहलाता है? गणतंत्र कहलाता है। अब देखिए, राज्य की पूरी प्रकृति खत्म हो गई, अब एक काम करना जरा, मास्टर ने आपको एक चीज यहां पर बताया था और वो चीज आपको यहां पर दिखाई देगा। ये आपको खत्म हो गया कि जनता अर्थात हम भारत के लोग शक्ति का स्रोत, बाकी संपूर्ण प्रभु संपन्न क्या होता है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करना जरा, अब आते हैं हम थोड़ा सा न्याय पे, स्वतंत्रता पे, समानता पे और बंधुत्व पे। तो ये क्या होता है? थोड़ा सा हेडिंग डालिए, न्याय। और न्याय आपको कई प्रकार के मिल रहे हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के? समझिएगा जरा। एक तो आपको जो है सामाजिक न्याय, दूसरा आपको मिल रहा है आर्थिक न्याय, और तीसरा आपको मिल रहा है राजनीतिक न्याय। अभी समझना जरा, एकदम पूरा स्पष्ट कर देते हैं। ये जो सामाजिक न्याय है, इस सामाजिक न्याय से अर्थ क्या है? समझना जरा। समाज में जितने भी वंचित वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए की अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ वर्ग है, उसको जब हम विकास की धारा में लाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सोशल जस्टिस कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। समझना जरा। जैसे अगर मैं कहूं कि ये जो है विकास का केंद्र बिंदु है, ये विकास का केंद्र बिंदु है, और समस्या क्या है कि इधर आपको हाशिए की अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग दिखाई पड़ेंगे। कौन इसमें है? इसमें महिला है, इसमें एससी है, इसमें एसटी है, इसमें ओबीसी है, इसमें ईडब्ल्यूएस है,
इसमें और भी आपको जो है अल्पसंख्यक मिल जाएगा, अल्पसंख्यक जो भी है। अब इसमें और भी आप जो है थर्ड जेंडर को शामिल कर सकते हैं, थर्ड जेंडर को। तो मेरा यह कहना है कि ये जो हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो विकास की धारा से बाहर है, उसको जब हम विकास के केंद्र बिंदु की तरफ लाते हैं, उसको विकास की तरफ लाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं, सोशल जस्टिस कहते हैं। ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय कहते हैं। यहां पर वेलफेयर की बात होती है, क्या की? जन कल्याण की बात होती है। यहां पर जन कल्याण की बात होती है। यहां पर वंचित वर्गों के समावेशी विकास की बात होती है, समावेशी विकास की बात होती है। ठीक है ना? और ये जो वंचित वर्ग है, ये जो वंचित वर्ग है, इसके जीवन स्तर को बेहतर करने की बात होती है, जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने की बात होती है। ये क्या है? सोशल जस्टिस है। इतनी बातें क्लियर? सामाजिक न्याय। तो जो सामाजिक न्याय है, ये आप सीधा से बताएंगे कि हाशिए के अंतिम पायदान पर खड़े हुए सारे वर्गों को जब विकास की धारा में लाते हैं, मतलब कि जब हम समावेशी विकास के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सोशल जस्टिस। और इसमें जन कल्याण सुनिश्चित होता है, इसमें असमानता कम होती है, इसमें गरीबी और बेरोजगारी पर हम फोकस कर सकते हैं, इसमें भूखमरी पर हम फोकस कर सकते हैं, और इसमें जो वंचित वर्ग है उनका समावेशी विकास होता है, और इसमें वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए जाने का प्रयास होता है। ये क्या है? सोशल जस्टिस है। इतनी बातें क्लियर? और मजे की बात है कि ये जो सोशल जस्टिस आपको सुनिश्चित किया जाएगा, इस सरकार जो है ना, इस सरकार की योजनाओं के माध्यम से, इस सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से आरक्षण वगैरह हो गया, इन सब के माध्यम से ये सब सारी चीजें की जाती हैं। क्लियर? जैसे एकलव्य विद्यालय की जो अवधारणा है, वो जो ट्राइबल मतलब कि जो जनजातीय बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए है। जैसे आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई सोशल जस्टिस के रूप में जो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं, जैसे सौभाग्य योजना है, जैसे मातृत्व विकास योजना है, और भी तमाम प्रकार की योजनाएं जो सोशल जस्टिस तक हमको हमारी पहुंच को सुनिश्चित कर सके, इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है? समझिएगा जरा। ये जो आर्थिक न्याय है, यहां पर भौतिक संसाधनों के संवितरण से है, भौतिक संसाधनों के वितरण से संबंधित है। मतलब वही बात है कि अगर 10 किलो आलू है, तो 10 किलो आलू 10 लोगों में समान रूप से बंटना चाहिए। संवितरण, भौतिक संसाधनों का संवितरण, आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय यह कहता है कि यहां पर भौतिक संसाधनों का संवितरण हो, यहां पर केंद्रीकरण ना हो, केंद्रीकरण ना हो। इतनी बातें क्लियर? लेकिन समस्या क्या है कि ये जो आर्थिक न्याय है ना, आर्थिक न्याय अगर आप केवल कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में देखेंगे, लेकिन जब आप ऑक्सफैम रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्या ऑक्सफैम रिपोर्ट, और एक है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी जो रिपोर्ट है, उसके माध्यम से पता चलता है कि शीर्ष के जो 1% लोग हैं, इनके पास देश की कुल जीडीपी का 40% हिस्सा है। तो क्या जो आर्थिक समानता की बात हो रही थी प्रस्तावना में, क्या वो आर्थिक समानता मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही, ह्यूज गैप है आय समानता को लेकर के। तो यहां पर कह रहा है कि भाई आपकी आय समानता स्थापित होनी चाहिए, आय समानता पर बल दिया जाना चाहिए। क्या? आय समानता पर। लेकिन आय समानता वहां पर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे जब आप सीमांत, लघु, मध्यम और बृहद किसानों के स्तर को देखेंगे, तो वहां पर भी भौतिक संसाधनों का संवितरण आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब कि भू सुधार और जमींदारी उन्मूलन अच्छे से नहीं हो पाया है। तो आर्थिक न्याय की तो बात होती है, आर्थिक न्याय कहते किसे हैं? इस चीज को आर्थिक न्याय कहते हैं। लेकिन जब आप ऑक्सफैम रिपोर्ट, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जब आप जो है कृषि संगणना 2015-16 देखेंगे, तो आपको तमाम प्रकार की असमानता दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना? तो ये जो है आर्थिक न्याय। चलें आगे। राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? समझिएगा जरा। जब हम अपनी वोटिंग पावर को रखें, हम चुनाव में मतदान का अधिकार रखें, जब हम चुनाव लड़ने का अधिकार रखें, हम संविधान के या संवैधानिक किसी पद पर चुने जाने का अधिकार रखें, जब हमारी जो है भागीदारी हो, जैसे एससी और एसटी
कि जो है लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। कितना रिजर्वेशन का प्रावधान? अभी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ला करके रिजर्वेशन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया, मतलब कि 2020 तक जो खत्म हो रहा था रिजर्वेशन उसको बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया, 10 साल बढ़ा दिया गया एससी और एसटी के। तो यहां पर ऐसे ही नारी शक्ति बंधन योजना का आपने सुना होगा नाम। तो नारी शक्ति बंधन योजना के माध्यम से महिलाओं को कहा जा रहा है कि लोकसभा की कुल सीटों का और विधानसभा की कुल सीटों का क्या किया जाएगा, 1/3 महिलाएं अब आएंगी। राजनीतिक न्याय, तो यहां पर आपको राजनीतिक न्याय क्या, एक तो मतदान का अधिकार, दूसरा आपको चुनाव लड़ने का अधिकार, दूसरा आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक जब भागीदारी आपकी सुनिश्चित हो, राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक न्याय। मतलब कि सीधी सी बात है। अच्छा, मजे की बात है, जब हमने आपको 25वीं अनुसूची पढ़ाया था, 5वीं अनुसूची, तो जनजातीय सलाहकार परिषद पढ़ाया था जाकर के, इसीलिए मैं कहता हूं कि पिछला क्लास आप नहीं देखेंगे ना तो ये सब क्लास आपका बाधित होगा। जनजातीय सलाहकार परिषद पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इसमें 20 सदस्य होते हैं, 3/4 सदस्य, मतलब लगभग 15 सदस्य। विधानसभा में इनका रिजर्वेशन होना, रिजर्वेशन कोटा के माध्यम से प्रतिनिधि होना बहुत जरूरी है। ऐसे जब नारी शक्ति बंधन योजना, क्या नारी शक्ति वंदन योजना, प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने लाई है। और इसमें कहा गया कि जो लोकसभा है, केंद्र की लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है, इसमें 1/3 महिलाओं को अब राजनीति में पार्टिसिपेट किया जाएगा, उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। तो जब आप मतदान करने का अधिकार रखते हैं, जब आप किसी भी पद पर, राष्ट्रपति के पद पर, संसद के पद पर, आप राज्य विधानमंडल के पद पर, एमएलसी के पद पर, किसी भी पद पर जाने की अधिकार रखते हैं, जाने का अधिकार रखते हैं, चुनाव डालने का अधिकार रखते हैं, चुनने जाने का अधिकार रखते हैं, आरक्षण के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं, राजनीतिक न्याय कहते हैं। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, राजनीति का अपराधीकरण हुआ, अपराध का राजनीतिकरण हुआ है, और इस पर एडीआर की रिपोर्ट आई है। 543 सांसदों में से 251 सांसदों पर हत्या और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं, और यही अपराधी और यही बलात्कारी ससुरा जा करके हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा के कानून का निर्माण करेंगे। ये अलग विषय है, ये धरातल का विषय है, लेकिन आपको सिलेक्शन के लिए, आपको आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए आपको यही याद करना पड़ेगा कि जो मास्टर पढ़ा दे, बाकी आपके दिमाग में होना चाहिए कि देश गर्त की तरफ भी आगे बढ़ता है रिपोर्टों को जब आप पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। तो एक कुछ बातें आपको न्याय के स्तर पर दिखाई देंगी। इतनी बातें क्लियर। आना जरा नेक्स्ट। अब स्वतंत्रता डालिए। स्वतंत्रता, ये जो स्वतंत्रता है, मास्टर ने बताया था कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, और 5वां उपासना। इसकी 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। विचार की स्वतंत्रता मतलब कि आपको विचार करने का अधिकार होगा, स्वतंत्रता होगी। आपके विचार में राहुल गांधी अच्छे हैं या मोदी जी अच्छे हैं, आपके विचार में जो है नहीं जीसस अच्छे हैं या मोहम्मद अच्छे हैं, आपके विचार में कि आपको विचार में ये मैक्सवेल का बोर्ड अच्छा है या फिर लेनिन का अच्छा, या लिनोवा का अच्छा है, या सैमसंग का अच्छा है। आपके विचार, आपको सोचने की आजादी है यार, सोचने की स्वतंत्रता है, आपके विचार की स्वतंत्रता है। मेरे विचार में मेरा पड़ोसी सही है, मेरे विचार में पड़ोसी गलत है, मेरी मां सही है, मेरी मां गलत। विचार की स्वतंत्रता, मेरे विचार में मोदी जी सही है, मेरे विचार में राहुल गांधी सही है, मेरे विचार में ये सेवा बेहतर है, मेरे विचार में ये कंप्यूटर बेहतर है। ये क्या है, विचार। विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है ना। मेरे विचार में जो है एकेश्वरवाद ठीक होता है, बहुदेववाद सही नहीं होता है। मेरे विचार में जो है इतने समय जो ब्राह्मणवाद है या कर्मकांड है वो ठीक नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता आनी चाहिए। अभिव्यक्ति क्या है, जब आप चीजों को बोलते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। जब आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति क्या होता है, किसी को जब आप आंख मारते हैं, अभिव्यक्ति का पार्ट है। जब आप कानून लहराते हैं, कार्टून लहराते हैं, मोदी का जो है कार्टून, बीजेपी का, जब आप जो है ममता बनर्जी का, जब आप मेलोनी का कार्टून मोदी के साथ लहराते हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, ठीक है ना। क्या है, अभिव्यक्ति का एक पार्ट। जब आप कार्टून, जब आप कोई लेख लिखते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट। जब कोई कविता के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट। जब आप मुस्कुरा करके कोई अभिव्यक्त करते हैं, कोई चीज बताते हैं, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है।
किसी को आंखों आंखों में बता देना अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, लेकिन आंखों आंखों में बताने का मतलब यह है कि आपका जो इंटेंशन होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आंखों आंखों से कई सारी चीजें बता करके पूरे विद्रोह को जो है जन्म दिया जाता है, ठीक है ना। तो खैर, ये अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति क्या है पता चला। जब हम इशारों इशारों में, जब हम कविताओं, जब हम जो है कहानियों के माध्यम से, जब हम एडिटोरियल या लेख लिख करके, जब हम जो है झंडा फहरा करके, जब हम जो है कार्टून के माध्यम से, जब हम अपनी बातों के माध्यम से कोई चीज प्रकट कर सकें तो उसको क्या कहा जाता है, अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति की क्या है, स्वतंत्रता है। क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो उसमें आर्टिकल 19 में पूरा डिबेट करेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यह भी है कि आप भारत का झंडा लेकर के उसको लहरा रहे हैं, है ना। पहले भारत का झंडा हर जगह नहीं लहराया जाता था 2004 से पहले, लेकिन नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। नवीन जिंदल एक प्राइवेट व्यक्ति थे, कांग्रेस के लीडर थे, और उनका जो उद्योग जो था, उनका जो कारखाना था, उसी पे भारत का झंडा फहरा दिया। बीजेपी वाले जो है या विपक्षी पार्टी वाले चले गए सुप्रीम कोर्ट, कहें कि महोदय ये भारत के चिन्हों या भारत के प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी कंपनी को बूस्ट करना चाह रहा है व्यक्ति, ये जो है सरासर अन्याय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, मेरा भी नाम नवीन है, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004, कहा कि ये जो झंडा फहराया जा रहा है ये एक्सप्रेशन का एक पार्ट है, अभिव्यक्ति का एक पार्ट है, दिस इज ए फंडामेंटल राइट, एक प्रकार का मूल अधिकार है, आर्टिकल 19। ये अनुच्छेद 19 में जब हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो 2004 के बाद आप कहीं पर भी झंडा फहरा सकते हैं, बशर्ते झंडे का अपमान ना हो। ये नहीं कि जाकर के बाथरूम में गाड़ दें अब झंडा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। खैर, विश्वास, विश्वास क्या है कि जैसे मेरी मम्मी कहती है कि मेरे बाबू के ऊपर बहुत विश्वास है, आपके पिताजी कहते हैं, या मुझे विश्वास है राहुल गांधी पर, मुझे विश्वास है इस देवी पर, इस देवता पर, इस जो है घोड़ा पर, इस घोड़ी पर, इस गाय पर, तमाम विश्वास आप करते हैं, है ना। इससे नहीं कि मतलब कि जानवर पर कोई लोग विश्वास करते हैं कि नहीं वो जानवर है तो कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। कुत्ते पर विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं आज के लोग, मतलब मानव पर साला विश्वास ना करके कुत्ते पर वो विश्वास करते हैं, ठीक है। बाकी कितने लोगों का सीजेपी पे विश्वास हो गया कि नहीं वो जो काम कर रही है वो सही कर रही है। कितने लोगों का विश्वास उठ गया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। कितने लोगों का विश्वास बढ़ गया कि नहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया तो विश्वास बढ़ गया कि अब जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। जो भी आएगा वो जिम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। विश्वास की स्वतंत्रता है। मेरे विचार में राहुल गांधी, मेरे विचार में ए धर्म, मेरे विचार में ओ धर्म, मेरे विचार में ए विश्वास, मेरे विश्वास में ये सब सारी चीजें, जो भी आपको विश्वास करने योग्य है उसको आप कर सकते हैं। जैसे नहीं कि मतलब कि ससुरा बताइए कि मड़ी, मड़ी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। बोलते हैं कि मतलब कि 100 साल बाद जो है नाग के जो फन होते हैं उसमें मड़ी बनता है। उसमें क्या बनता है? मड़ी बनता है। अरे भाई, जो नाग होता है या जो सांप होता है उसका जो जीवन काल होता है वो मैक्सिमम 60 से 65 साल होता है। अदरवाइज ज्यादा का जो है 20 से 25 साल होता है। और इतने समय तो कट करके उसके जो है एक मड़ी डाल करके उसको जो है फन में, और उसको फिर ऐसा केमिकल रख देते हैं कि बाद में पैक हो जाता है, और फिर ले जा करके जो है उसको फाड़ करके निकाल करके सामने दिखाते हैं, और गजब का जो है करप्शन उसमें हो रहा है। तो लेकिन लोग विश्वास करते हैं उस मड़िया को पा जाएंगे, सोचेंगे कि सबसे बड़ी चीज हो गई, इससे सारा चीज हासिल किया जा सकता है। और सारा चीज हासिल अगर किया जा सकता तो ला करके तुमको देता। वो खुद जो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करता। तो विश्वास, लेकिन आप क्या करते हैं? विश्वास। ये आपको विश्वास कहां से मिलता है? आपको जो है स्वतंत्रता, आपको विश्वास करने की क्या है? स्वतंत्रता। प्रस्तावना कहती है आप विश्वास कर लीजिए, भले ही अंधभक्त में विश्वास कर लीजिए, कर लीजिए, भले ही बीजेपी पर विश्वास कर लीजिए या कांग्रेस पर विश्वास कर लीजिए, पर कर लीजिए। विश्वास की स्वतंत्रता। धर्म, धर्म क्या है? हमको धर्म की स्वतंत्रता है। हम हिंदू धर्म को माने या मुस्लिम धर्म को, हम सिख को धर्म को माने या हम बुद्ध को माने या महावीर को माने, हम जीसस को माने या कृष्ण को माने, हम मोहम्मद को माने या किसी और को माने। यार हम तो मानते हैं किसको? जानते हैं? हम मानते हैं जो है आचार्य रजनीश को मानते हैं, ओशो को मानते हैं। ओशो को हम बहुत पढ़ते हैं, हमको ओशो जैसा कुछ नहीं मिला। हम नहीं, मतलब ओशो को पढ़ करके हम विरोध ही नहीं कर पाते हैं कि क्यों मोहम्मद का हम विरोध करें, या क्यों जीसस का हम विरोध करें, या क्यों कृष्ण का हम विरोध करें, क्यों हम बुद्ध का विरोध करें, क्यों महावीर। सब लोग सत्य के मार्गों को खोजते हुए एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं। उस बिंदु का नाम है परमात्मा, उस लक्ष्य का नाम है परमात्मा, उस साधक का नाम है परमात्मा। ये लोग साधन के रूप में हैं, ये लोग खुद परमात्मा के रूप में हैं। मैं जो जीसस को, मैं ओशो को पढ़ करके अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता कि जीसस में और कृष्ण में क्या अंतर हो पा रहा है, नहीं अंतर स्पष्ट कर पाता। ओशो को पढ़ने का लाभ है मेरा खुद का धर्म, मेरे धर्म की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। हो सकता है मैं नास्तिक धर्म को फॉलो करता हूं, धर्म, ये नास्तिकता भी एक प्रकार की धर्म है।
और नास्तिकता की जो आस्तिकता की शुरुआत होती है वो नास्तिकता से होती है, ठीक है ना। धर्म, वो हर एक धर्म को फॉलो करने का आपको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। ए स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। उपासना, उपासना मतलब होता है प्रतिष्ठा, प्रशंसा। अब मैं राहुल गांधी की प्रशंसा करूं, उपासना करूं, कि अरविंद केजरीवाल या मायावती या प्रधानमंत्री मोदी या अखिलेश यादव, या फिर इस प्रोडक्ट की मैं उपासना करूं, या मैक्सअप की उपासना करूं, या लाइट की उपासना करूं, योगी प्रशासन की उपासना करूं, या फिर अखिलेश प्रशासन की उपासना करूं, या ये कहूं कि नहीं कि जो है प्रशासन के तौर पर मायावती याद की जानी चाहिए, उपासना। या हम कहते हैं कि नहीं हमको शिव से बहुत आराम मिलता है, जीसस से नहीं आराम मिलता है। कोई कह रहा है कि जीसस या मोहम्मद से, कोई कह रहा है कि वहीं मदरसे पे चले जाइए वहां पर आपको आराम मिलता है। ये उपासना। आप प्रशंसा कर रहे हैं एक एक फैक्टर को लेकर के, किसी सेवा को लेकर के, किसी उत्पाद को लेकर के, किसी देवी देवता को लेकर के, किसी पर्सनालिटी को लेकर के। ये क्या है, उपासना। तो मुझे उम्मीद है कि ये पांचों फैक्टर आपको अगर लिखना हो तो आपको आसानी से कंफर्म तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, यहां पर देखिए जरा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। समता क्या है, समता। और समता में हमने बताया था प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। एक प्रतिष्ठा क्या होता है, जो आपका संविधान है ना, वो प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है, सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार। जब हम आर्टिकल 21 पढ़ाएंगे, आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है, जिसमें राइट ऑफ प्राइवेसी की बात होती है, जिसमें आपके जीवन जीने के अधिकार की बात होती है। तो आपका जो जीवन जीना होगा वो प्रतिष्ठापूर्ण, वो सम्मानपूर्ण जीवन जीना, वो पशुवत जीवन से नहीं है, प्रतिष्ठापूर्ण और सम्मानपूर्ण जीवन से है। मतलब कि अगर बीच सभा में आपका बाप खड़ा है तो वो आपको हाथ नहीं मार सकता है, वो आपको जो है थप्पड़ नहीं मार सकता है। ये क्या है, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन। अकेले में भले आप कोई गलती करेंगे, खुरापात तो करेंगे, अगर आप किसी शादी में जाती हैं तो खुरापात करेंगे, और खुरापात करेंगे अगर आपका बाप होगा तो उसकी मजाल नहीं कि आपके जो है प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार की ठेस आए। वहां पर अलग बात है कि जाकर के अंदर खूब कुटाइयों करे, लेकिन जब आप बीच सभा में, सार्वजनिक सभा में रहते हैं तो आपकी भी एक क्या है, जीवन की प्रतिष्ठा है। क्या है, जीवन की प्रतिष्ठा। तो एक प्रतिष्ठा की समानता होनी चाहिए, और प्रतिष्ठा हर एक समुदाय की होनी चाहिए, हर एक वर्ग की होनी चाहिए, हर एक धर्म के लोगों की होनी चाहिए, हर एक क्षेत्र के लोगों की होनी चाहिए। ये प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा की क्या समानता। अवसर, अवसर मतलब आपकी यूपीएससी का फॉर्म भरें, मैं भी यूपीएससी का फॉर्म भरूं, एक जनजाति भी भरे, एक ओबीसी भी भरे, एक ईडब्ल्यूएस, एक जनरल, एक पुरुष भी भरे, एक महिला भी भरे, एक थर्ड जेंडर भी भरे, कोई भी भरे। अवसर की समानता, सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता। तो ये अवसर की समता भी सुनिश्चित किया जाता है, किसके माध्यम से, प्रस्तावना के माध्यम से। इतनी बातें क्लियर, चले आए आगे। बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व। तो यहां पर कहा गया कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब कि व्यक्ति की गरिमा को हम मेंटेन करेंगे, व्यक्ति की प्रतिष्ठा को मेंटेन करेंगे, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। क्या, राष्ट्र की एकता मतलब कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की सुरक्षा पर प्रभाव पड़े, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बाधित करती हो। हम अपने अधिकारों का इस कदर प्रयोग करेंगे कि लोक व्यवस्था मेंटेन रहे, हमारा सदाचार मेंटेन रहे, हमारा स्वास्थ्य मेंटेन रहे, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता मेंटेन रहे, हम वैसा काम करेंगे। तो बंधुत्व का भाव, एकता और अखंडता का भाव, राष्ट्र की सुरक्षा का भाव, एक कहां पर आपको दिखाई पड़ता है, प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है। और फिर लास्ट में हमने बताया कि हम सब दृढ़ संकल्पित होकर दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा में एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये आपका पूरी प्रस्तावना खत्म। ये जो डेट है, इस डेट को ये कहा जा रहा है कि हमारा जो संविधान है उसको हमने स्वीकार कर लिया, उसको हमने अधिनियमित कर लिया और अपने मन में आत्मसात कर लिया। अपने मन से क्या कर लिया, आत्मसात, अपनी आत्मा में हमने भर लिया अपने पूरे संविधान को। और हमारा जो देश का प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था संचालित होनी चाहिए वो संविधान के अनुकूल संचालित होनी चाहिए। ये क्या है, आपकी पूरी प्रस्तावना। अच्छा, मजे की बात है कि 26 नवंबर 1949 का जो दिन है, इस दिन अपना जो संविधान स्वीकार किया गया था, जिस दिन को हम क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बाबू, संविधान दिवस मनाते हैं। और ये जो पूरा संविधान लागू कब हुआ, तो ये सब मैंने पूरा पढ़ा दिया है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को इस दिन क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। तो एक कुछ बातें हैं
प्रस्तावना से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रस्तावना पूरी तरह कंप्लीट हुई और आपको याद हो गया होगा। अब एक काम करते हैं, जरा एक क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। एक हेडिंग डालिए, प्रस्तावना में क्या, प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं है। तो एक बड़ा डिबेटेबल प्रश्न उठा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पहला जो मामला था इसमें, बेरुबाड़ी मामला, ये 1960 का मामला है, बेरुबाड़ी मामला। और उस बेरुबाड़ी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, मतलब कि संविधान का पार्ट ही नहीं है ये। और संविधान का जो पार्ट नहीं होगा उसमें संशोधन भी नहीं हो सकता। संविधान के पार्ट में ही क्या होता है, संशोधन होता है। जो संविधान का पार्ट होगा उसमें संशोधन होगा और ये संविधान का पार्ट नहीं है, मतलब कि ये संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें क्या हो सकता है, संशोधन भी नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें कौन बताया, बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। इतनी बातें क्लियर। बेरुवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ना तो संशोधन हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद एक केस और आता है, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल राज्य का मामला। यह मामला 1973 में आता है, ठीक है ना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, और भाग है तो इसमें क्या हो सकता है, संविधान संशोधन भी हो सकता है, हो सकता है। लेकिन अगर कोई भी संविधान संशोधन होता है तो वह संविधान संशोधन इस कदर ना हो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता हो। मूल ढांचे का सिद्धांत यहां पर दिया गया, अभी थोड़ा समझना। मूल ढांचे का सिद्धांत यहां पर उभर करके आता है। कहा गया केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अच्छा अब तक की सबसे बड़ी जो है ये बेंच बैठाई गई है केशवानंद, 13 जो है न्यायाधीशों की। यहां पर कहा गया कि संविधान का भाग है प्रस्तावना और संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान के उस भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता जो संविधान का मूल ढांचा हो, उस भाग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे समझिए बात, जैसे ये अपना पूरा शरीर क्या है, संविधान है। संविधान क्या है, ये पूरा शरीर है, ठीक है ना। अब यहां पर जो मूल ढांचा है, शरीर क्या है कि इस हाथ से बना है, पैर से बना है, कान से बना है, नाक से बना है, सर से बना है, फेफड़ा, लीवर, किडनी से बना है। इस शरीर का मूल ढांचा है। इस मूल ढांचे को मिला करके शरीर रूपी संरचना का निर्माण किया गया है। ऐसे संविधान को बनाने के लिए कई ठो पार्ट ऐसे हैं जिनको जोड़ करके संविधान का निर्माण किया गया है। जैसे हाथ जैसे पैर, हाथ जैसे कई पार्ट हैं, जैसे संसदीय प्रणाली, जैसे लोकतंत्र, जैसे विधि का शासन, ऐसे हाथ जैसे हैं। कोई नाक जैसा है, कोई कान जैसा है, कोई मुख जैसा है, कोई पैर जैसा है, कोई फेफड़ा और किडनी जैसा है संविधान का पार्ट। तो क्या इस संविधान के किडनी, फेफड़े, लीवर जैसे पार्ट को परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं। आप कहेंगे क्या कि इस हथवा को निकाल करके ससुरा अलग कर दीजिए, किडनी और लीवर को निकाल करके अलग कर दीजिए, शरीर बचेगा? नहीं बचेगा। उसी प्रकार संविधान है, संविधान का अगर मूल ढांचा का जो पार्ट है उसको परिवर्तित कर दिया जाए तो मतलब संविधान को खतरे में डाल दिया जाएगा। इसीलिए कहा गया कि भैया संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन या उसमें हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान किया रखा जाएगा। ये क्या है, केशवानंद भारतीवाद बनाम भारत संघ का मामला, ठीक है ना। अब एक चीज समझना, जरा एक केस और आता है, उस केस को जरा बता देते हैं। बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला आता है। कौन आता है? बेरुवाड़ी वर्सेस, नहीं बेरुवाड़ी नहीं, बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो बेरुवाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला 1994 में आता है। कब आता है बाबू, आप बताओगे साहब? ये 1994 में आता है। और इस मामले में कहा गया कि ये जो केशवानंद भारतीवाद बताया गया है ना, केशवानंद भारतीवाद का केस आया था।
इस केशवानंद भारतीवाद के केस को सपोर्ट करता है। मतलब कहा जाता है कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, संशोधन भी किया जा सकता है बशर्ते बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखे सरकार। तो ये केशवानंद भारतीवाद को सपोर्ट किया गया इसमें बंबई में। अगर केशवानंद भारतीवाद नहीं दिया है और पूछे कि संविधान का भाग है, संशोधन भी किया जा सकता है, तो अगर बंबई केस दिया है यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इसको मार दें ऑप्शन में। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केशवानंद भारतीवाद के केस को हटा करके। कितनी बातें क्लियर? तो एक कुछ जो है बातें थी, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी कुछ स्टेटमेंट है उसको आपको लिखना है प्रस्तावना को लेकर के। अच्छा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए हैं। वो 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन। अब बताया गया कि भाई संशोधन हो सकता है, तो संशोधन किया भी गया। और कौन सा संशोधन किया गया? 42वां संविधान संशोधन। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द आपको समाज, अच्छा समाज ऐसे नहीं लिखा जाएगा, समाज ऐसे लिखा जाएगा, समाजवादी है ना। दूसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द। ठीक है, बाकी एक काम करना, कुछ कथन इस पर आए हैं, उस कथन को आपको लिखना है। कथन, और कथन में आपको पहला लिखना है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव। आप लिख करके लिखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर आप लिख करके लिखिए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक केस है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, ये मामला। ठीक है ना। इन तीनों केस में आपको मिलेगा क्या कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। और क्यों संविधान की आत्मा है? क्योंकि यहां पर राज्य की प्रकृति दी गई है, शक्ति का स्रोत दिया गया है, लोकतांत्रिक पद्धति दी गई है, आपको न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दी गई है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता दी गई है, इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक ना। तो अगर पूछे कि संविधान की आत्मा किन लोगों ने कहा, तो आप ये बताओगे। लेकिन यहां पर नोट डाल करके लिखना है, और नोट क्या लिखना है? B.R. अंबेडकर साहब का। B.R. अंबेडकर, जो संविधान के निर्माता, संविधान के शिल्पकार, इन्होंने संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को कहा है। ये अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर। और फिर चला आगे चलना, सॉरी यहां पर आइए, कथन में ही, कथन में फिर लिखना जरा, सेकंड नंबर का कथन, सेकंड नंबर का के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी संविधान की एक कुंजी कहते हैं प्रस्तावना को, संविधान की कुंजी कहते हैं। ठीक है ना। यन की पालकी वाल, तीसरा वाला कथन लिखना, यन की पालकी वाल, यन की पालकी वाल। और ये जो यन के पालकी वाल हैं, ये संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। क्या? संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का भी लिख लीजिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो एक कुछ जो है 4-5 स्टेटमेंट हैं जो कि हमने बता दिया। यहीं से बार बार आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी आप इस संविधान की आत्मा को लेकर के आर्टिकल 32 और बाकी इन सब के नाम को, B.R. अंबेडकर के नाम को जरूर से जरूर आप जानते रहिएगा। आपकी प्रस्तावना कंप्लीट हुई, जा करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक भी क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन अगर है पूछा गया है, 20 में 20
20 में 19 नहीं, 20 में 20, ठीक ना। और मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में सारे क्वेश्चन अगर ना हल हो जाए तो मैं अपना नाम चेंज कर दूंगा। जा करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बाकी मैं अगले वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आपने मुझे सुना उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।